नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे आरक्षण के पिटारे पर। दरअसल पंचायत और नगरीय चुनाव को लेकर जो आरक्षण का मुद्दा उठा था वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और अब स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन आरक्षण के मामले पर अभी भी थोड़ी सी जनता के बीच में असमंजस की स्थिति है, यानी उनको जानकारी नहीं है कि क्या स्थिति है। आज मुद्दा इसी पर है कि आखिर ये आरक्षण कितना मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयुक्त ने जो रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा था कि 35% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति हुई है, आज जो आरक्षण हुआ पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें हालत ये है कि जो जहां जितनी जनसंख्या है उस आधार पर आरक्षण दिया गया है। इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि आरक्षण कुल मिलाकर 50% से ऊपर ना हो, यानी एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण कुल मिलाकर 50% के अंदर ये आरक्षण आज हुआ है। इसमें कहीं ओबीसी को 35% आरक्षण भी हुआ है और कहीं 25 भी है और कहीं वो 20 भी है और कहीं वो 14 के अंदर भी है। तो कुल मिलाकर जो उनकी जनसंख्या है, जो मतदाता सूची में वोटरों की स्थिति है, उस हिसाब से आरक्षण पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है और ये आरक्षण 50% के ऊपर नहीं है। इसलिए इस पर आज चुनाव की चर्चा की जरूरत है कि ये जो आरक्षण का पिटारा खुला है, इसकी आगे स्थिति क्या होगी। और एक चीज में और मैं जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि सरकार और भाजपा का संगठन इस बात पर भी निर्णय नहीं कर पाया था कि नगरीय निकाय के चुनाव में महापौर का चुनाव सीधे जनता से होगा या फिर पार्षद उनको चुनेंगे। यह बात इसलिए भी है क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब सरकार ने तय किया था कि महापौर का चुनाव, मेयर का इलेक्शन पार्षद करेंगे। लेकिन बीजेपी की मांग थी कि ये सीधे जनता से चुना जाना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी सरकार में आई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने, तब फिर से कमलनाथ का ही फार्मूले को अपनाया गया और ये कहा गया था कि पार्षद ही मेयर चुनेंगे। लेकिन इस बीच में फिर दूसरी खबर आती है कि अध्यादेश जारी होने वाला है और महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी। अभी तक जो स्थिति है, चर्चा करते वक्त तक 8:30 बजे आज, अभी तक सरकार ने तय नहीं किया है कि क्या चुनाव सीधे होगा या मेयर का चुनाव पार्षद करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल हमारे साथी संजय सोनी जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी जी, और टेलीफोन लाइन पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल जबलपुर के चैतन्य भट्ट जी और देवदत्त दुबे जी हमारे पत्रकार साथी स्काइप पर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैतन्य जी, जबलपुर में है, हाई कोर्ट में ये केस चला था ओबीसी के कितना आरक्षण हो, बाद में सुप्रीम कोर्ट गया। क्या लगता है आपको कि मेयर का जो चुनाव है वो सीधे ठीक होगा या पार्षद उसे चुनेंगे तब ये ठीक होगा? एक बात। दूसरी बात यह कि जो पार्षद और मेयर चुने जाएंगे वो करप्शन के मामले में और पर्यावरण के मामले में कितना ध्यान रखेंगे, ये भी आपकी बातचीत में आ जाए। क्योंकि अब आरक्षण जिसकी जितनी सीटें ज्यादा होंगी, जितने वोटर ज्यादा होंगे, उस हिसाब से सरकार ने आरक्षण की सीटें तय कर दी है। आपकी राय? भट्टी जी, आवाज सुन पा रहे हैं? ये आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आई जी। सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। जबकि दोनों पार्टियां ओबीसी को अपने पक्ष में लाने के लिए तरह तरह के जतन कर रही थी। कोई कह रहा था हम 27% दे देंगे, कोई कह रहा था हम 35% दे देंगे। लेकिन जब 14% ओबीसी के लिए रिजर्व है और बाकी 36% दूसरों एससी, एसटी और वीकर सेक्शन के लिए तय है, तो उसमें आप 27% तो 35% कैसे दे सकते? सवाल इस बात का था। दूसरी बात यह है कि अब वो तय कर रहे हैं कि जो जनसंख्या जहां पर जितनी होगी उस आधार पे हम ओबीसी को आरक्षण देंगे। तो जब 50% से कम ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते, तो जाहिर सी बात है कि यदि आप किसी को 27% या 35% आरक्षण दे रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि एससी, एसटी का जो कोटा है वो कहीं ना कहीं आपको कम करना पड़ेगा। अब इसको सरकार किस ढंग से कर रही है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो मतदाता सूची है उस आधार पे हम ओबीसी को आरक्षण ज्यादा दे रहे हैं,
लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि इनको इतना आरक्षण दिया जाएगा, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा कानूनी पहलू। दूसरी बात जो है कि महापौर का चुनाव कैसे हो, इसको लेके अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। यही भारतीय जनता पार्टी जब कमलनाथ ने पार्षदों के माध्यम से मेयर के चुनाव की बात की थी तो जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उसी स्तर पर आकर पार्षदों के माध्यम से चुनाव करवाने की बात कर रही है। लेकिन सुबह अखबारों में ये छपा था कि अध्यादेश राजभवन भेजा गया है और हो सकता है कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव हो। मुझे लगता है कि जब हम पार्षद प्रत्यक्ष प्रणाली से चुन सकते हैं तो महापौर तो शहर का प्रथम नागरिक होता है, उसको भी प्रत्यक्ष प्रणाली से क्यों नहीं चुना जाना चाहिए। दूसरी बात, जब पार्षदों के माध्यम से मेयर का चुनाव होगा तो आप ये तय मानिए कि खरीद फरोख्त होगी, दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर खरीद फरोख्त करेंगी और पार्षद का महत्व बढ़ेगा, उसको पैसे का लालच, दीगर चीजों का लालच दिया जाएगा। दरअसल इसमें विधायकों का एक कहना ये है कि विधायकों की जो स्थिति है वो महापौर के सामने कमजोर हो जाती है और महापौर की स्थिति जो है बहुत ताकतवर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शहर विकास के लिए महापौर का ताकतवर होना बहुत आवश्यक है। किसी भी शहर में 4 विधायक होते हैं और महापौर एक, जाहिर है कि उसकी जो उसका जो पद है वो निश्चित तौर पर बड़ा होता है और उसको प्रथम नागरिक माना भी जाता है। अगर कोई बड़ा नेता आता है तो सबसे पहले महापौर से मिलाया जाता है। अब लेकिन इसको लेके भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि जब कमलनाथ सरकार ने तय किया था कि हम पार्षदों के माध्यम से चुनेंगे तब तो आपने विरोध किया था, लेकिन जब आपकी सरकार आ गई है तो आप उसी को लेकर ऊहापोह की स्थिति में है। उसमें भी बहुत असमंजस है। भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग्स हुई थी उसमें कुछ लोग प्रत्यक्ष प्रणाली की बात कर रहे हैं, कुछ अप्रत्यक्ष प्रणाली की बात कर रहे हैं, विधायकों का दबाव है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम अपने शहर के महापौर को चुनना चाहते हैं तो ये जनता के लोकतंत्र में ये जनता की अधिकार है कि वो अपने महापौर को अपने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने। दूसरी बात जो आपने एक पर्यावरण की कही है कि पर्यावरण के बारे में भी महापौर को, पार्षदों को सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है कि पार्षद क्या प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि दिल्ली का तापमान 49 तक पहुंच चुका है, हमारे भोपाल में, जबलपुर में और खरगोन में 45, 47 और 48 तक पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अगर जो पार्षद जीत के आते हैं या महापौर जीत के आते हैं तो उनको सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि वो पर्यावरण पर ध्यान दें। लेकिन जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि सरकार की कोई ध्यान इस तरफ है। लेकिन अगर पार्षद और महापौर हर शहर के इसका प्रयास करेंगे तो पर्यावरण को काफी फायदा हो सकता है। एक थोड़ा सा अव्यवहारिक मैं बात कर रहा हूँ, अनप्रैक्टिकल, वो ये कि जिस पार्षद को जितने वोट मिले वो पार्षद अपने वार्ड में उतने पेड़ लगाते हैं। अगर ये बात शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि 5 साल में वो उतने पेड़ तो लगा सकता है जितने वोट उसको मिल जाएं, तो इस बहाने उसके वोटर भी तय हो जाएंगे और उसकी एक तरह से पर्यावरण प्रति जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। तो ये भी एक थोड़ी सी अव्यवहारिक बात है, लेकिन हमको तो लगता है कि अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे अव्यवहारिक बातें पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और उसका लोग विरोध भी करते हैं। तो मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत सारी बातें आपने विस्तार से की, मुझे लगता है कि दर्शकों को ये चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। देवदत्त जी, सवाल यही है कि आरक्षण का मामला तय हो गया, इंदौर में, भोपाल में जो आरक्षण की स्थिति थी वो वार्ड वाइज तय हो चुके हैं। महापौर को लेकर अभी सरकार तय नहीं कर पा रही कि वो सीधे चुनाव होंगे कि डायरेक्ट चुनाव की इनडायरेक्ट होंगे। अगर सीधे होंगे तो मुझे लगता है कि वो, जैसा भट्टी जी कह रहे थे कि वो मेयर का जो पद होता है, ओहदा होता है, जो औरा होता है, वो फिर विधायकों से ऊपर हो जाता है। होना भी चाहिए क्योंकि मेयर पूरे शहर के सरकार का मालिक होता है। आपकी राय कि ये चुनाव सीधे हों या अप्रत्यक्ष हो? अगर अप्रत्यक्ष होंगे तो इससे फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा और मेयर भी जो है वो पार्षदों के उंगलियों पर खेलेगा। जिस पार्टी के मेयर कम आए, पार्षद कम आएंगे, अगर खरीद फरोख्त से उसने मेयरशिप अपने हाथ में ले ली तो हमेशा वो ब्लैकमेल होगा पार्षदों से। ये खतरा पूरे 5 साल रहेगा। आपकी राय? बिल्कुल, जिस तरह के राजनीतिक अनुभव है उसमें यही हुआ है कि जब जब किसी संख्या के बल की कम हुई है, चुनिंदा संख्या रहती है पार्षद मान लीजिए, उसमें निर्दलीय जो बिकाऊ होते हैं जाते हैं, खरीद
दायरा बढ़ जाता है। लेकिन राघवेंद्र जी, मैं एक बात और कहूँगा कि चाहे प्रत्यक्ष प्रणाली से हो या अप्रत्यक्ष प्रणाली से, यदि राजनीतिक दल अच्छे, निष्ठावान, चरित्रवान, ईमानदार व्यक्ति को टिकट देता है, तो फिर वो ना बिकता है, ना उसको खरीदा जा सकता है। तो कहाँ तक इसको अपन रखवाली करेंगे, कहाँ तक इसको वो करेंगे? मुझे लेकिन लगता है कि एक लेकिन शुचिता का वादा। देवदत्त जी, पार्टियां तो कहती हैं हम जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देंगे, तो उसमें फिर वो चीज़ें खत्म हो जाती कि वो ईमानदार है, वो नैतिक है, वो पर्यावरण के प्रति सतर्क है, या वो बहुत कठोर है नियमों के पालन में, वो फिर जीतने वाला नहीं होगा। जीतने वाले में तो फिर तो वो आपने सही कहा। जी जी और बोलिए। बल्कि मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को कोई चुनाव जीतने की कोई क्षमता ही नहीं, योग्यता ही नहीं मानी जाती आज के लोग। आज के धन बल, बाहुबल, जाति बल, ये सब योग्यताएं जिसमें है, जो साम दाम दंड व्यसन कपट पाखंड सब कुछ कर सके और अंततः जीत गया, ऐसी योग्यता मानी जाती है। क्योंकि जीत सबको चाहिए और जीत की चाहत जिस तरह दलों में बढ़ गई है, ये अपराधियों का प्रवेश हुआ राजनीति में, धन कुबेरों का प्रवेश हुआ राजनीति में। मुझे लगता है कि लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होनी चाहिए सुचिता की, और कहीं ना कहीं ये प्रयास शुरू हो जाना चाहिए। जैसे आपने पर्यावरण से जोड़ने की बात कही, मैं कहता हूँ जल संरक्षण भी बहुत बड़ा काम है। आपने देखा होगा चेन्नई शहर में 2000 फीट तक पानी नहीं मिल रहा है, भविष्य भयावह है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए तो अब केवल सत्ता के लिए, रुतबे के लिए, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि जन सरोकारों के लिए और मानवीय जीवन कैसे भविष्य में सुखद, उनकी भी चिंता करें। अपने पार्टी परिवार जिसको वो मानते हैं उसकी चिंता, और राजनीतिक दल जरूर इसमें भूमिका अदा कर सकते हैं कि वो अच्छे लोगों को टिकट दिए। स्थानीय स्तर के चुनाव है, विधानसभा लोकसभा देश में व्यक्ति की, मोहल्ले में इमेज की बहुत मायने रखती है। यदि अच्छे लोगों को आप टिकट देंगे तो वो जिताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही दल प्रत्याशी दे देते हैं कि मजबूरन, या तो या कहीं लोगों ने तक को चुनाव जिताया है क्योंकि वो दोनों दलों के प्रत्याशियों से खुश नहीं। तो मुझे लगता है कि ये दुविधा मतदाताओं से न रखें राजनीतिक दल, अच्छे छवि प्रत्याशी दें और उनमें से चुनने की बारी आए ज्यादा अच्छा। बिल्कुल। लेकिन देवदत्त जी, अब पार्टियां चाहें तो 35 और 40% वोट टिकट दे सकती है अपने प्रत्याशियों, अपने लोगों के लिए। अब क्योंकि कानून का दायरा तो सिर्फ अधिकृत आरक्षण पर है, लेकिन पार्टियां चाहें तो दे सकती हैं। ओबीसी को दे दे, ज़्यादा टिकट दे दे, एसटी को दे दे, एससी को दे दे। लेकिन राजनीति के मामले में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो स्थितियां हैं उसमें टिकट आप किसी को भी दें, लेकिन पानी की चिंता करें, पेड़ पौधों की चिंता करें, सफाई की चिंता करें। यही तो लोकल सरकार गवर्नमेंट होती है। मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी, सवाल यह कि 50% आरक्षण से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अब हर जिले में, हर सीट पर, हर वार्ड में जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है। तो इसमें अब कोई दुविधा नहीं है। सिर्फ इस पर दुविधा है कि इलेक्शन मेयर का सीधा होगा या पार्षद चुनेंगे। पार्षद चुनेंगे तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, खरीद फरोख्त बढ़ेगी। सीधा चुनाव होगा तो विधायकों की थोड़ी सी कुर्सी नीचे हो जाएगी और मेयर की कुर्सी बड़ी हो जाएगी। लेकिन इस सब के बाद भी जो, चाहे वो जनपद की सरकारें हों, जिला पंचायतें हों, या ग्राम पंचायत, या शहरों के महापौर, उन सब की जिम्मेदारी है, जो बातचीत निकल के आ रही है, कि साफ सफाई पर ध्यान दें, पौधे ना लगाएं, पेड़ लगाएं। अब वृक्षारोपण की बात है, पौधारोपण की बात नहीं है, क्योंकि छोटे पौधे खत्म हो जाते हैं। गिनती में आता है कि आपने इतने लाख पौधे लगा दिए और वो पता हुआ कि बाद में कुछ हजार ही बच पाते हैं या वो भी नहीं बचते। आपकी राय कि ये जो आरक्षण का पिटारा खोला है, इसके नफे नुकसान क्या होंगे? देखिए, आरक्षण की जब से बात चली है, जब से बड़ी ऊहापोह, बड़ी राजनीति हो रही है। और मैं समझता हूं कि जब से पार्टियों ने, और अभी पुरानी सरकार जो कांग्रेस की थी, वो आरक्षण का मुद्दा तो उनने छेड़ा, और आरक्षण जो पहले से चला रहा था वो तो सारी सरकारें दे रही थी, मजबूरी है। 14%, 20, 16% और 20%। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब आपने एक वर्ग के लिए आपने इंगित किया कि 52% आबादी है तो 27% आरक्षण हम देंगे, तो फिर दूसरी सरकार जब बदली तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो 35, अभी बीच में आपने बयान सुने होंगे कि कोई बोलता है 35% देना चाहिए और हमारी सरकार देगी। जब एक नियम है गजट नोटिफिकेशन, यहीं पर मैं कह रहा हूं कि चूंकि अब वो चीज निकल गई है, आप 35 नहीं, आप तो 100% आरक्षण दें। पार्टी को किसने रोका है कि वो सारे के सारे प्रत्याशी ओबीसी खड़े कर दें? बिल्कुल। अगर आप नियम, सुप्रीम कोर्ट या संविधान की कोई मर्यादा है तो वो संविधान के रहने दीजिए, आप दे दीजिए 100% आरक्षण। लेकिन अब ये बात आगे निकल गई है, अब तो आरक्षण हो रहा है, हो चुका है,
इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि नहीं, वही मैं कह रहा था कि जब गजट नोटिफिकेशन 50 से ऊपर देने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है, तो फिर आप इस तरह के ओबीसी हो चाहे अन्य वर्ग को हो, आप लुभाने वोट बैंक की राजनीति करने की किसी को जरूरत नहीं थी। क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि आपने कह दिया और हो गया। अब आप ये बताइए, जब अभी ये मुद्दा है, उसके बाद अभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर आपने बहुत अपडेट खबर दी, और मैंने भी जब आपने मुझे आमंत्रित किया मैंने अपडेट लिया। तो राजभवन ये कह रहा है कि अभी तक कोई गजट, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है सरकार का कि वो अध्यादेश को साइन करने पहुंचा हो। जब अभी तक नहीं पहुंचा तो ये तय नहीं है कि अप्रत्यक्ष होगा कि प्रत्यक्ष होगा। यानी अभी इस पे भी आरक्षण और इसको भी पीछे राजनीति चल रही है। तो अब सरकार तय करेगी। और एक्चुअल में बात ये थी कि पुरानी सरकार ये चाह रही थी कि जिसका जहां गोटी फिट हो जाए तो हम सरकार बना ले जाएं, सिटी सरकार। अब रही बात ये कि जब पुराने 16 के 16 नगर निगम भाजपा के पास थे, तो वो ये सोच रही है, भाजपा भी क्योंकि सत्ता में है, वो चाह रही है कि नहीं हम प्रत्यक्ष प्रणाली से कराएं। आपने जी ये मुद्दा लिया, इसको हम दूसरे दौर की बातचीत में जरूर लेंगे, क्योंकि बीजेपी को ये डर है कि अगर सीधे चुनाव होंगे तो उनको शायद नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। 40-45 के कम आयु के लोगों को वो टिकट देंगे, और ऐसे में 50 के पार वालों को टिकट नहीं मिलेगा, तो 50 के पार वाला भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो निष्क्रिय हो जाएगा और उसका नुकसान भाजपा को होगा। ये डर है। सरकार ने तो तय किया था कि वो अध्यादेश जारी करके सीधे चुनाव कराएंगे महापौर का, लेकिन संगठन की यह राय है कि सीधे चुनाव ना हो, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने वोट या टिकट हमने अगर 40 की उम्र के लोगों को दिए तो फिर 40 के पार वाले हमको नुकसान पहुंचाएंगे। इसको हम बात करेंगे। लेकिन उमाशंकर जी, सवाल है कि कोई भी जीत कर आए, आरक्षित वर्ग से जीत कर आए, अनारक्षित वर्ग से जीत कर आए, सीधे चुनाव हो और अप्रत्यक्ष चुनाव हो, ये अलग चीज है। लेकिन जो भी जीत कर आए वो पर्यावरण की चिंता करें, वो पानी की चिंता करें, वो शहर की सफाई की चिंता करें। हम ये नहीं कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरह आप किसी भ्रष्ट पार्षद को बर्खास्त कर दें, किसी भ्रष्ट मेयर को हटा दें। कम से कम ये 3-4 चीजें तो शहर में ऐसी हो कि आदमी ठीक से सांस ले पाए और ठीक से पानी मिल जाए उसको। आपकी राय? देखिए सिंह साहब, बहुत अच्छा विषय है और इस पे जो चर्चा हो रही है, आरक्षण के बारे में भी मैं शुरू में बोलूंगा। मेरे हिसाब से जब जनता ही चुनती है तो आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। संवैधानिक व्यवस्थाएं जो बनी है या जहाँ पालन हो रहा है, जब जनता ही चुनती है तो सबको मौका देना चाहिए, वो किसी भी जाति वर्ग का किसी भी वार्ड से खड़ा हो। मेरा अपना ये आकलन मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं हम बांध देते हैं। जब जनता ही चुनती है, जनता के द्वारा ही चुना जाना है, तो किसी भी वर्ग का आदमी किसी भी वार्ड में हो, चाहे वो महिला हो या पुरुषों को भी जनता को ही जिताना है, ये होना चाहिए। क्योंकि ये हर जगह बंधन सा लग जाता है। तो एक तो मैं ये चाहूंगा ऐसा हो आगामी दिनों में, या सरकार इसके लिए सोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक नई बात चलती है। संविधान संशोधन पर बात जाएगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये भी बंधा है। एक तरफ तो सरकारें कहती हैं जात पात से ऊपर उठना है, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठना है, वहीं जब चुनाव आते हैं तो हमें जातियों में बांट दिया जाता है, आरक्षण में बांट दिया जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। जनता का फैसला जनता को करने देना चाहिए। रही बात अभी विकास की बात, तो जनता बिजली सड़क पानी, इनके लिए जनता वर्षों से जूझ रही है। जब भोपाल में 56 वार्ड थे, फिर 66 हुए, फिर 70 हुए, फिर 85 हुए। बिजली सड़क पानी, मतलब जनप्रतिनिधि बढ़ रहे हैं, विकास नहीं बढ़ रहा। जो विकास की बात हम कर रहे हैं, आज भी पूरे भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं से सड़क, बिजली, पानी को लेकर समस्याएं आती हैं। पहले जहां हमारे 4 विधायक गण हुआ करते थे, आज 7 हो गए। और 2027 तक चूंकि 230 रहेंगी सीटें, 2027 के बाद जो परिसीमन के बाद ही बढ़ा सकते हैं, जब तक बढ़ाना नहीं है। सीटें जरूर बढ़ गई यहाँ भोपाल में, लेकिन कुल टोटल थी 230 रही। तो सरकार को इस तरफ जरूर सोचना चाहिए कि सड़क, बिजली, पानी के लिए जो जनता परेशान थी, वो जनता परेशान ना रहे। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि जो भी चुने जाए, जिस भी वर्ग से आते हैं, अब उन्हें पानी की और पर्यावरण की, जब राज्य की, प्रदेश की और देश की चिंता हो गई है पर्यावरण पे, तो हमारे पार्षद गण को भी, चूंकि वो मोहल्ले के प्रतिनिधि होते हैं, शहर सरकार होती है, जो शहर सरकार जब चिंता करेगी तो प्रदेश सरकार उसमें ऑटोमेटिक एक नया इतिहास लिख पाएगी। हाँ, ये बात अलग है जब हम चुनाव आते हैं उसके बाद सुनते हैं या बीच में ये आरोप लग जाते हैं कि टिकट जो दिए जाते हैं पैसे लेकर दिए जाते हैं। जब पैसे लेकर टिकट दिए जाएंगे तो जो उसमें चुनाव में आएगा तो वो जीतने के बाद पैसा कमाने में लग जाता है, और उसके बाद भी उसका ध्यान रहता है कि अगला चुनाव में भी मेरे को टिकट पैसे दे के लेना पड़ेगा। तो निष्पक्ष और अच्छी छवि के लोग आए
और जनता को भी ये सोचना है कि वो पार्टियां ना देखें, वो अच्छे आदमी को देखें, क्योंकि विकास चाहिए तो आपको पार्टियों से हटके आना चाहिए। हम अभी पेपरों में पढ़ते हैं कि शादी के बाद अगर पत्नी खराब चलती है तो उसे छोड़ दिया जाता है, और पति खराब चलता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, जबकि शादी में फेरे लिए जाते हैं। हमने तो किसी पार्टी से फेरे भी नहीं लेते हैं। तो जो सही है उसी को चुना जाए, जो अच्छा है उसी को चुना जाए, और जो पर्यावरण की चिंता करे, हमारे पानी की चिंता करे, मूलभूत अधिकारों में जो चीजें हमारी शामिल हो चुकी हैं उसे हमें लेना होगा। और इसके लिए जब तक गंभीर हमारे जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी। सरकारों के चुनाव जरूर 2 साल बाद अभी होने जा रहे हैं शहर सरकार के, लेकिन 2 साल के बीच में भी जनता की जो काम थे वो तो चल ही रहे थे। अब चूंकि पार्षदगण और महापौर जी आ जाएंगे तो जैसा हम चाह रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से अगर वो कहीं भी जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वो इस तरफ ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जीना है तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा, पेड़ों को बचाना होगा और जल को बचाना होगा। बिल्कुल। मैं अब जल्दी से आखिरी में सबकी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। भट्ट जी, जबलपुर में जिला पंचायत के लिए आरक्षण हो चुका है। ओबीसी को जबलपुर में घाटा हुआ है। जिले के 7 जनपद अध्यक्षों में से एक भी सीट ओबीसी के आरक्षित नहीं हो पाई है। 7 में से 2 पद एसटी के लिए, 1 पद एससी के लिए आरक्षित हुआ है, और जबलपुर में 4 पद अनारक्षित रखे गए हैं। ये तो जबलपुर की स्थिति हुई है। और इसके अलावा मैं इंदौर का, मेरे पास जो डाटा वो ये है कि इंदौर शहर में कुल 85 वार्ड का आरक्षण हुआ है। 51 वार्ड सामान्य के लिए आरक्षित है, 24 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है, 18 वार्ड ओबीसी के लिए, 3 वार्ड एसटी के लिए और 13 वार्ड एससी के लिए आरक्षित किए गए हैं। और यही स्थिति भोपाल में है। यहाँ भी 85 यानी 85 वार्ड है, और उनका जो आरक्षण हुआ उसमें आरक्षण में एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 12, एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2, ओबीसी के लिए 23 और ओबीसी महिलाओं के लिए 12 वार्ड रिजर्व रखे गए हैं। ये भोपाल, इंदौर और जबलपुर का डाटा था। अब जो बातचीत है उसमें आपकी राय बहुत संक्षेप में कि क्या सीन होना चाहिए और क्या स्थिति आपको लग रही है? नहीं, देखिए, अब आप जबलपुर में आप बता रहे हैं कि एक भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाया, तो निश्चित तौर पे ओबीसी वर्ग जो है वो नाराज होगा। अभी तो कम से कम 14% उसको मिल रहा था ना जी। जिस जो आरक्षण है उसमें 14% तो उसको मिल रहा था। अब आपने जनसंख्या के आधार पर तय कर दिया तो जाहिर सी बात है कि उसको एक भी आरक्षण नहीं मिल रहा, तो ये नाराजी तो रहेगी। जहाँ एससी एसटी को कम मिल रहा है वहाँ एससी एसटी नाराज हो जाएगा। तो ये जो पूरी भूल भुलैया चल रही है सरकार की, अरे भाई, हम तो कहते हैं कि आप जो सरकार जो तय है, सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया कि 50% से हम आरक्षण नहीं दें, आप उसी को लेके चलिए ना। 20% उनको दे दीजिए, 14% इनको दे दीजिए, 10% उनको दे दीजिए। लेकिन आप ये वोटों की राजनीति के चक्कर में अपना खुद का बंटा ढार कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी वर्ग को कम सीट मिलेगी, आरक्षण कम मिलेगा, निश्चित तौर पे वो नाराज होगा पार्टी से, सरकार से, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं। दूसरी बात, जो देवदत्त जी ने कहा कि अच्छी छवि वालों को टिकट देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि राजनीति में अच्छी छवि की तो अब सवाल ही नहीं उठता, तो सपना हो गया। पुरानी बातें छोड़ दें हम कि जब बहुत अच्छे लोग आया करते थे राजनीति में। आज की तारीख में एक पार्षद को अगर चुनाव लड़ना है तो उसको कम से कम 25 से 30 लाख रुपए लगता है। 30 लाख रुपए खर्च करके जो व्यक्ति आएगा उसको ना पौधे की चिंता है ना पानी की चिंता है। वो सबसे पहले अपना पैसा निकालेगा, उसके बाद उसका ब्याज निकालेगा, तब तक 5 साल बीत जाएंगे। इसलिए अब ये सोचना कि बहुत अच्छे लोगों को पार्टी टिकट देगी, ये तो अब मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई पार्टी इस बारे में सोचती होगी। आप देख लीजिए, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनमें तमाम ऐसे प्रतिशत ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मामले और गंभीर आपराधिक मामले, क्योंकि अब चुनाव बाहुबल धनबल से जीता जाता है, इसलिए कोई भी सभ्य आदमी या कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीति का जिस तरह से पतन हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा व्यक्ति राजनीति, हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हमसे ही कोई कहेगा कि आप राजनीति में आ जाओ तो हम लोग दूर से हाथ जोड़ लेंगे, भैया आप ही लोग लड़ो, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं। तो अब ये देखना पार्टियों का काम है, और उन लोगों का उन जो चुने जा रहे हैं उनका काम है कि वो पर्यावरण के प्रति या जल संवर्धन के प्रति। मैं दुबे जी से पूछ लेता हूं, आपने जो उसमें टिप्पणी की है, समय की थोड़ी सी कमी है। दुबे जी, बहुत संक्षेप में टिप्पणी। एक बात तो भट्ट जी ने साफ कर दी कि आप नैतिकता की बात भूल जाइए, जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा। आपकी राय की ये जो स्थितियां वो किस तरह से चल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं उम्मीद दो तीन वाक्यों में दुनिया
बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम प्रयास करते रहें और अच्छे लोगों से, सज्जन शक्तियों से कहें कि आप मैदान में आइए, धीरे धीरे अपन इसको सुधारेंगे और दुर्जन शक्तियां दूर होंगी। प्रयास करना चाहिए। बाकी ये बात भट्ट जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब राजनीतिक दलों को जीत वाले उम्मीदवार चाहिए, नैतिक आचरण इन सब कोई योग्यता नहीं रखते, लेकिन प्रयास है, हमें सबको करना चाहिए। हेलो, सरकार को कि आखिर आरक्षण वो किस कदर देना चाहती है और कैसा देना चाहती है, और जो अभी तक क्लियर नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रणाली वो भी क्लियर करे कि जिसमें जो वर्ग के लिए आप कहते रहे कि हम इस वर्ग को ये ज्यादा करेंगे तो वो वैसा क्लियर भी हो जाए। जी उमा शंकर जी, आपकी राय? देखिए साहब, मेरा तो ये, अब जो आपने जैसी बात कही है, जो भी सरकार चुनाव में आ रही है तो उन्हें अपना घोषणा पत्र बनाना चाहिए, उसमें सर्वोपरि रखना चाहिए पर्यावरण जलवायु को लेकर, और सबसे ज्यादा मानव जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये घोषणा पत्र में आना चाहिए, ये मेरा है। बिल्कुल, कुल मिलाकर आरक्षण की बात हर पार्टी ने की है। अब आरक्षण देने के लिए पार्टियां फ्री हैं, वो चाहे तो अपनी सीटों के हिसाब से, अपने मत के हिसाब से, अपनी संगठन की तरफ से ओबीसी को दे सकते हैं 35%, 40%, और आरक्षण देकर या आरक्षण के हिसाब से टिकट बांटकर वो अपने जनता के बीच में तय करें कि हम आपके हितैषी की नहीं। लेकिन इन सबसे अलग हटकर जनता को पर्यावरण की चिंता है, पानी की जरूरत है, पेड़ पौधों की जरूरत है, तो उम्मीद करते हैं कि जो आरक्षण का पिटार आज खुला है इसमें कुछ अच्छा निकलेगा। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।